हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और जस्ट जनरल साइंस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए मेरे साथ में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिवीजन वीक चल रहा है, तो दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट चीज का डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों सभी लोग सभी दोस्तों को बुला लीजिए और जल्दी से जल्दी आ जाइए। अनअकैडमी पर मेरा जनरल साइंस का कंप्लीट कोर्स मैंने एक लॉन्च किया है, जिसमें बायोलॉजी सेशन इंक्लूडेड है, फिजिक्स के सेशन भी इंक्लूडेड है। आप सभी मुझसे अप्रोच कर सकते हैं मेरे रेफरल कोड AMIRYT के थ्रू। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं AMIRYT तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों, और ये डिस्काउंट अबव भी यानी बढ़ भी सकता है। तो 10 से 15% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। आप सीरियसली अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको यहां पर प्लस पर आ जाना चाहिए। मेरा तो सजेशन यही है। अब आप किस तरह से प्लस पर आएंगे, इसके बारे में छोटी सी बात मैं आप लोगों के सामने करना चाहता हूं कि आप किस तरीके से प्लस पर आ सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आप इसको इंस्टॉल कीजिए। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तब आप यहां से लॉगिन करेंगे और अपना एक गोल चूज करेंगे। जैसे अगर आप एसएससी का गोल चूज करते हैं, एसएससी का गोल चूज करने के बाद आप सर्च करेंगे AAMIR आमिर KHAN, ठीक है। यहां से आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप क्या काम करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन स्लाइड पर जाएंगे। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन स्लाइड पर जाएंगे दोस्तों, वहां पर आपको एक लिस्ट नजर आएगी। वो एक अमाउंटेबल लिस्ट होगी। जैसे ही आप अमाउंट उसमें डालेंगे तो आपको यहां पर, जैसे अगर हम बात करें 6 मंथ के कोर्स के बारे में, तो 4,800 रुपए का कोर्स है। अगर आप बात करें 1 साल के बारे में तो 6,000 का कोर्स है, ठीक है। अगर आप बात करें 2 साल के बारे में तो 7200 के आसपास का कोर्स है। जैसे ही आप कोर्स कोड अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते ही आपको 10% यहां पर डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए 10% डिस्काउंट हो जाएगा और आपका पेमेंट हो जाएगा। जैसे अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 5400 रुपए के आसपास का बैठेगा, ठीक है। आप अपने गोल्ड कॉइन्स को और रिडीम कर सकते हैं। रिडीम करने के बाद में आप डेबिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट या नेट बैंकिंग, ये सारी सुविधाएं हमारे पास में है। आप बिल्कुल इन सभी का यूज करके आप अपना अमाउंट यहां पर किसी भी तरीके से, जो भी आपका बेसिकली देखा जाए तो जो भी आपका एक पेमेंट का टाइप है, ठीक है, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, आप EMI के थ्रू करना चाहते हैं, UPI के थ्रू करना चाहते हैं, जो भी आपका वो है पेमेंट टाइप है, आप करके हमारे यहां पर प्लस पर आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटा सा प्रोसीजर था जो आपको अपनाना है प्लस पर आने के लिए। डेफिनेटली दोस्तों अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्लस पे आ जाना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आप इस कोड से यूज करके इन सभी कोर्सेज को आसानी से अवेल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी का ही कोर्स मिलेगा, आप इस कोर्स से हर तरह के कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का जो हमारा सेशन है वो केमिस्ट्री स्पेशल है और कार्बन और इसके कंपाउंड से रिलेटेड सेशन है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस सेशन को अटेंड कीजिए। आपका रिवीजन क्लास है और आपको बहुत सारी चीजें इसमें पता चल जाएंगी। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन का परत वाला अपर रूप आपके हिसाब से कौन सा है। कार्बन हैज ए स्ट्रक्चर, कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट, डायमंड या फुलरीन। आपके हिसाब से कार्बन का परत वाला स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए, जल्दी बताइए। आपके हिसाब से क्या होगा, कार्बन ब्लैक होगा, ग्रेफाइट होगा, हीरा होगा या फुलरिन होगा। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें, कार्बन ब्लैक नहीं हो सकता। हीरे की जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय है ना। इसको थोड़ा मैं सही कर देता हूं, ये मैंने गलत लिख दिया। हाँ भाई, अगर इसकी संरचना देखें तो होती है चतुष्फलकीय, ठीक है। इंग्लिश में दोस्तों इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल होती है। अगर आप बात करें फुलरिन के बारे में तो इसका जो आकार होता है वो फुटबॉल की तरह होता है, ठीक है, हेक्सागोनल शेप होती है। कार्बन ब्लैक नहीं, बचा क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की जो संरचना है वो कैसी है, परतदार होती है, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, बी होगा।
तो इसकी संरचना कैसी होती है? परतदार संरचना पाई जाती है। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण बताइए, क्या होगा? क्या परमाणुओं की परतों में अंतर होता है, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना में अंतर होता है, या क्रिस्टलीय संरचनाओं में अंतर होता है, या इनमें से कोई नहीं? आप बताइए कि आपके हिसाब से क्यों हीरा ज्यादा हार्ड होता है ग्रेफाइट की तुलना में? ठीक है, तो इंग्लिश में देखिए आप क्या होगा, डायमंड इज हार्डर देन ग्रेफाइट, दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन लेयर ऑफ एटम, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, द डिफरेंस इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, या नन ऑफ दीज। आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए दोस्तों। चलिए हम अगर यहां पर देखें तो इसका आंसर होगा सेकंड, यानी बी, क्योंकि हीरे की संरचना कैसी होती है? चतुष्फल की होती है। इसीलिए देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रैग ने एक्सरे का अध्ययन करके यह प्राप्त किया था कि डायमंड जो होता है उसके परमाणुओं की जो संरचनाएं होती हैं वो टेट्राहेड्रल होती हैं, और ये पूरी तरीके से इस तरह से निर्मित होती हैं कि वो हीरे को अधिक कठोर बना देती है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरे के अधिक कठोर होने का कारण उसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अगला, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में अगर गर्म किया जाए तो आपके हिसाब से कौन प्राप्त हो जाएगा? हीरा, वाटर गैस, फुलरेन, या क्राउन ईथर? जल्दी बताइए, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? चलिए मैं बताता हूं दोस्तों, अगर आप ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैसों की उपस्थिति में गर्म करें तो आपको वहां से फुलरिन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप गर्म करेंगे तो फुलरिन में से 60 से 70 से या अधिक परमाणु जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको फुलरिन प्राप्त होगा अगर आप ग्रेफाइट को गर्म करेंगे किसी भी अक्रिय गैस की उपस्थिति में। चलिए, कार्बन का वो कौन सा रूप होता है जो विद्युत का सुचालक है और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? ठीक है, आपके हिसाब से इनमें से कौन सा है? हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, या कोक है? आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए। विच एल्ट्रोपी ऑफ कार्बन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड? डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन और कोक? आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? जल्दी बताइए सोचकर, क्या होगा आपका आंसर? अब देखो दोस्तों, यहां पर अगर हम देखें, बिल्कुल अगर हम लोग यहां पर देखें तो आपको यहां पर दो आंसर ठीक नजर आएंगे। एक तो ग्रेफाइट होगा, एक फुलरिन होगा, क्योंकि अगर हम बात करें ग्रेफाइट के बारे में तो इनमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और फुलरिन के बारे में बात करें तो इनमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका मतलब ये दोनों ही विद्युत के सुचालक हैं। लेकिन अगर हम बात करें हीरे के बाद में तो देखो भाई, हीरा तो बिल्कुल क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, बिल्कुल नॉन कंडक्टर होता है। लेकिन अगर कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो जो फर्स्ट कंडक्टर है कार्बन का वो ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ग्रेफाइट के अलावा कौन सा पाया जाता है? तो भाई फुलरिन तो है ही, कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसमें देखो कई बार क्या होता है, हमें एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढने होते हैं। ठीक है, कि इनमें से मोर एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, ज्यादा सही कौन सा है? फुलरिन सही है, ग्रेफाइट भी सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है? ग्रेफाइट। इसीलिए आप क्या काम करेंगे, यहां जो आंसर देंगे वो क्या देंगे? ग्रेफाइट देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। कार्बन का सबसे ज्यादा कठोर रूप कौन सा होता है? हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, कोक होता है, या काजल होता है? तो देख लो दोस्तों, यहां पर तो मेरे हिसाब से आपको कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, और आंसर क्या होगा? बिल्कुल हीरा होगा, डेफिनेटली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए कि इनमें से वो कौन सा रूप है जो कार्बन का नहीं माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन? डायमंड, ग्रेफाइट, बेंजीन, या फुलरिन? जल्दी बताइए, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा?
बिल्कुल यार, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन तीनों ही अपर रूप हैं, लेकिन बेंजीन अपर रूप नहीं है। बिल्कुल यहां पर आपके द्वारा जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। वेरी गुड। अगला, फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपर रूप है। ठीक है, फुलरेन है ये, एक्चुअल में फुलरेन है। इसके कौन से कार्बन के परमाणु सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं? आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? एक बार जरा सोचकर बताइए कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? चलिए मैं बताता हूं आपको। अगर हम यहां पर देखें तो जो क्रिस्टली रूप है वो है 60C। ठीक है, तो ये इसको C60 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कार्बन के 60 मॉलिक्यूल्स के आसपास पाए जाते हैं। फुलरिन को बकमिस्टर फुलरिन के नाम से भी जाना जाता है, और 1995 के अंदर इनको स्माइली नाम के एक प्रोफेसर थे, उनके द्वारा खोजा गया था, जिसमें 1996 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो फुलरिन कार्बन का अपर रूप है, और जो सबसे ज्यादा क्रिस्टलीय कार्बन अपर रूप यानी जो खोजा गया था वो था कार्बन 60। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। भोजन बनाते समय बर्तन की तली के बाहर में जो काला रंग जम जाता है उसका कारण क्या होता है? When cooking, the bottom of vessel indicate blackness on the outside. क्या होता है भाई दोस्तों? वो the fuel is humid, जो ईंधन है वो आर्द्र है। The fuel is not burning properly, ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। The food is not cooked properly, भोजन सही तरीके से नहीं पक रहा है। या the fuel is burning completely, या जो ईंधन है वो पूरी तरह जल चुका है, इसी वजह से बर्तन की तली बाहर से काली हो गई है। जल्दी बताइए, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? चलिए मैं बताता हूं। आंसर है 2। जब किसी भी कार्बन का या किसी भी ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, क्या होता है? अपूर्ण दहन होता है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? जो तली होती है बर्तन की वो बाहर से काली होती है, आपको दिखाई देती है। तो बिल्कुल यहां पर अगर देखा जाए तो आंसर होगा सेकंड। तो ईंधन को पूरी तरीके से अगर वो नहीं जल पा रहा तो आंसर जो होगा यहां पर क्या होगा? आपका अपूर्ण दहन होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही जवाब। अगला चलते हैं। फ्रियोन 12 किसका रासायनिक सूत्र है? फ्रियोन 12 किसका रासायनिक सूत्र है? जल्दी बताइए आप, एक सेकेंड, जल्दी बताइए, आपके हिसाब से क्या सही होगा? हां जी बताइए, फ्रियोन 12 किसका रासायनिक सूत्र है आपके हिसाब से? आप जो क्या कहते हैं, CF2Cl2 है, CFCl3 है, CF3Cl है, या C2Cl6 है, इनमें से कौन सा है? जरा सोच समझ के आंसर दीजिए। जल्दी बताइए, आपके हिसाब से क्या होगा? चलिए अगर हम यहां पर देखें तो आंसर होगा CF2Cl2। बिल्कुल यहां पर जो आपका आंसर है वो होगा CF2Cl2। ठीक है, यही होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसको फ्रियोन 12 को हम डाइक्लोराइड
फ्लोरोमेथेन के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल यहां पर जो जवाब होगा CF2Cl2 होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हम बात करते हैं कि प्रोपेन के अणु में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बंध का अनुपात कितना होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन बॉन्ड कितने हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, दोनों को गिन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए अगर हम यहां पर देखें तो प्रोपेन क्या होता है भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यही होता है ना। चलो हम अलग अलग करके देख लेते हैं इसको, C, ठीक है, ये देख लीजिए आप बिल्कुल, H H H H H H H H, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन के बीच दूसरा बॉन्ड है, दो, ठीक है। अब हमें देखना है कि कितने बॉन्ड है हाइड्रोजन के, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अगर मैं बात करूं कार्बन बॉन्ड के बारे में, कार्बन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, तो दोस्तों कार्बन बॉन्ड कितने हो गए, कार्बन बॉन्ड हो गए 2, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए कितने 8, तो कितने हुए 1:4। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 1:4 होगा। ठीक है, यहां पर मैंने आपको ये डायरेक्टली इसलिए बता दिया ताकि आप हमेशा के लिए याद रखें कि अगर कोई भी, भाई यहां से प्रोपेन की जगह ब्यूटेन भी आ सकता था, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, पेंटेन, जो भी आपसे पूछा जाए आप उसके अंदर क्या करेंगे, बॉन्ड्स को काउंट करेंगे और बॉन्ड्स को काउंट करने के बाद में दोनों के बीच का जो आपको अंतर, जो आपको अनुपात नजर आएगा, जो आपको रेशियो नजर आएगा, आप उस रेशियो को हिट कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। C5H10 एक हाइड्रोकार्बन है, बताइए क्या है, पेंटेन है, पेंटीन है, पेंटाइन है या पेंटाडाइन है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका जवाब आप लोग दीजिए। आपके हिसाब से आंसर क्या होगा, बिल्कुल आंसर होगा ये क्या है, पेंटीन है। बिल्कुल सही जवाब यहां पर आंसर होगा पेंटीन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कोई क्रूड ऑयल होता है, कोई जीव भार बायोमास होता है, सस्टेंस बायोमास, बायोमास होता है, कोल होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है। आपके हिसाब से जितने आपको हाइड्रोकार्बन्स मिले हैं आज तक, उन सब के लिए कौन जिम्मेदार है, एक बार जरा सोचकर बता दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए बिल्कुल यहां पर अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स का जो नेचुरल सोर्स होता है वो होता है उसका जीव भार। ठीक है, बिल्कुल ये नेचुरल सोर्स है। बायोमास जो होता है, आप देखिए जितने पेट्रोल वगैरह है, इन सब के बनने का कारण क्या है कि जो भी आपकी पृथ्वी पर उथल पुथल हुई है, बहुत सारी चीजें आपकी पृथ्वी में नीचे दबी है जाकर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये हाइड्रोकार्बन्स के अंदर चेंज हो गए। जैसे पेट्रोलियम, अगर आप बात करें पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोलियम क्या है, हाइड्रोकार्बन है। किससे मिला है, कार्बन के 5 और 18 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो बेसिकली C5 to C18 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो मेथेन इनका मुख्य अवयव होता है। तो कहां से मिलेगा सारा का सारा, जैव भार से मिलेगा, बायोमास से मिलेगा ना। चलिए अगला, अगर हम यहां बात करें हाइड्रोकार्बन के जलने से निर्मित होता है, क्या निर्मित होता है, इज फॉर्म बाय द बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी, नाइट्रोजन एवं पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड एवं पानी। तो आपके हिसाब से जब हम हाइड्रोकार्बन को जला दें तो उसके जलने से आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, आप किसी भी चीज को जला दीजिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन को जला दीजिए, आपको क्या मिलेगा। देखिए यहां पर एक चीज तो चलो आप खुद ही बता दीजिए, जल्दी बताइए, इसके बाद डेफिनेटली मैं आपको आंसर बता दूंगा क्या होगा। जल्दी बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या होगा।
बिल्कुल यहां पर अगर हम देखें तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल निर्मित होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन है तो बन जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना देते हैं। यह उत्प्रेरक कौन सा होता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये एक्चुअल में क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब अनसैचुरेटेड, और ये क्या है, ये है सैचुरेटेड। ठीक है, अब देखो दोनों में देखो क्या है, अगर मैं इसको फैट मान लूं और ये अनसैचुरेटेड फैट है यानी वेजिटेबल ऑयल है, और इसको चेंज करना है किसमें, वेजिटेबल घी में, सैचुरेटेड फैट में, तो जल्दी बताओ कौन सा यूज आएगा? लोहा आएगा, आयरन आएगा, निकेल आएगा, या सक्रिय कार्बन आएगा? सोचकर बताइए आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार डिस्कस किया गया है, और ये बहुत ही मतलब ये सोचो कि मैंने आपको बता दिया। हाँ एग्जैक्टली, निकेल का यूज किया जाएगा। तो यहां जो उत्प्रेरक है, वो जो कैटलिस्ट है वो निकेल है। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो यहां पर अब देखो, ये तो अगर हम इसको पढ़े तो बहुत ही ज्यादा आपको टिपिकल लगता है, पर एक्चुअल में है क्या, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना है। चलिए, हाइड्रोजनी प्रोसेस कहते हैं इसको, अगर आपको याद हो तो। निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम कहलाती है? मधु मोम, कार्नोबा मोम, पैराफिन मोम, या जोजोबा? नाम से ही पता चल रहा है भाई मेरे हिसाब से। बिल्कुल, अगर हम यहां पर देखें तो आंसर होगा पैराफिन मोम। ठीक है, तो पैराफिन मोम जो होती है वही यूज की जाती है, पेट्रोलियम मोम से बनती है। और सेकंड आपका क्वेश्चन यही है, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त में से मोम रासायनिक दृष्टि से किसका मिश्रण है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, एरोमेटिक का, साइक्लिक का, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों का। ठीक है, तो आप जल्दी बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या सही होना चाहिए? जल्दी बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या सही होगा, किसका होता है भाई? एलिफेटिक का होता है, एरोमेटिक का होता है, साइक्लिक का होता है, किसका होता है? देख लीजिए अभी अभी देखो, यहां पर जो आंसर होगा वो होगा एलिफेटिक कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है, एलिफेटिक कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर। ठीक है, एग्जैक्टली यही इसका जवाब सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following used as the catalyst in the production of high octane fuel? उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। अप्रोक्सीमेट आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? देखिए बहुत कम जगह पर यह मिलता है ऐसा क्वेश्चन, तो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए जरा सोच कर बताइए। HNO3 का यूज किया जाता है, H2SO4 का यूज किया जाता है, HCl का यूज किया जाता है, या HF का यूज किया जाता है? जल्दी बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल आंसर होगा H2SO4। बिल्कुल भाई, ये किंग ऑफ केमिकल कहलाते हैं, तो ज्यादातर हर केमिकल कंपाउंड में जो बनने वाला है वो क्या है? किंग ऑफ केमिकल है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली यहां पर सही जवाब आप सभी के द्वारा। अगला, टेट्रा एथिल लेड TEL निम्नलिखित में से क्या है? फॉसिल ईंधन दहन में उत्प्रेरक है, या अल्ट्रा ऑक्सीडेंट है, रिड्यूसिंग है, एंटी कोलुलेंट? आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? एंटी नॉक कंपाउंड्स हैं जो TEL का यूज किया जाता है, आपके हिसाब से क्या होता है? चलिए बिल्कुल यहां पर आंसर है 4। तो जो TEL का यूज किया जाता है वो एंटी नॉकिंग कंपाउंड के लिए किया जाता है। कई बार क्या होता है कि जब गर्मियां पड़ रही होती हैं तो आपका जो फ्यूल है वो आपके अपने आप ही गर्मी की वजह से, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से अपने आप जल जाता है। ठीक है,
खड़ी गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, चलती हुई गाड़ी में, और अचानक से आपको एक साउंड सुनाई देता है, वो उसको नॉकिंग कहते हैं। और ऑटोमोबाइल में नॉकिंग बहुत ही खतरनाक चीज होती है, तो इसको रोकने के लिए TEL मिलाया जाता है, जो कि एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? आपके हिसाब से किसका उपयोग किया जाता है? द्रवित हाइड्रोजन नाइट्रोजन का, द्रवित ऑक्सीजन और ऑर्गन का, द्रवित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का? आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? आप जरा सोचकर आंसर दीजिएगा। जल्दी बताइए, आपके हिसाब से क्या होगा आंसर? बिल्कुल, चलिए मैं बताता हूं उसका आंसर सही क्या होगा। आंसर होगा यहां पर द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। बिल्कुल, यहां पर जो ये है एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, वेरी वेल डन, बिल्कुल सही जवाब, यहां पर एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। अगला, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए जल प्रभावी नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि ज्वाला इतनी गर्म होती है कि उसे ठंडी नहीं कर पाते, दोनों की केमिकल रिएक्शन हो जाती है, दोनों एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं, या फिर ये दोनों आपस में मिक्सअप नहीं हो पाते और पेट्रोल एक परत बना लेता है और जलता रहता है। आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? सोच के बताइए जरा। आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, जरा सोच के बताइए। बिल्कुल, आंसर होगा चौथा। एक्चुअल में होता क्या है कि वाटर और पेट्रोल ये दोनों के दोनों मिलकर एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये विषमांगी मिश्रण बनाते हैं ये, और विषमांगी मिश्रण कभी एक दूसरे के अंदर मिक्सअप नहीं होते, इसीलिए पेट्रोल जलता रहता है। गुड, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार के अग्निशामक का यूज किया जाता है? ठीक है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स इज यूज्ड फॉर पेट्रोलियम फायर? अ फोम टाइप, सोडा एसिड टाइप, पाउडर टाइप, या इनमें से कोई नहीं? आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल, यहां पर आंसर होगा फोम टाइप। मैं बता देता हूं, फोम टाइप का अगर आप अग्निशामक यंत्र यूज करते हैं तो इस कंडीशन में पेट्रोलियम की जो आग है वो बुझ जाएगी। बिल्कुल, यहां पर जवाब आपके द्वारा एकदम सही है। चलिए अगला देखिए। कोयला आधारित तापीय ऊर्जा ग्रह अम्लीय वर्षा हेतु योगदान देते हैं। ठीक है, जब कोयला जलता है तो कार्बन के ऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है? ठीक है, पहला कथन है, कथन ए और आर दोनों सही है, और आर ए का स्पष्टीकरण कर देता है। दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर पाता। ए सत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है और आर सत्य है। आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? चलिए बढ़िया, अगर यहां पर देखें तो आंसर होगा इसका दो। दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इसका कोई भी स्पष्टीकरण यहां पर नहीं होता। चलिए यहां पर बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब यहां पर। हाँ जी, चलिए हम बात करते हैं यहां पर कि पेट्रोल जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, यहां पर उदजन जो है
वो हाइड्रोजन है, और जो प्राणवायु है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है अलग हो गया है, वो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आप जरा सोच के बताइए कि आपके हिसाब से आंसर कौन सा सही होगा। बताइए भाई, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा। चलिए मैं बताता हूं, आंसर है 4। एक्चुअल में देखा जाए तो ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का मिश्रण होगा। ठीक है, बिल्कुल यहां पर अगर देखा जाए तो आंसर होगा कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। पेट्रोल क्या होता है? एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एक एल्केन का मिश्रण है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, या बेंजीन का यौगिक है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा। आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल यहां पर जो आंसर होगा वो होगा एल्केनो का मिश्रण। तो बिल्कुल आपके एल्केनो के मिश्रण होते हैं, ये एक्चुअल में बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखते हैं, किस कार्बनिक यौगिकों को सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है? मेथेन, एथेन, बेंजीन या एथिलीन? जल्दी बताइए, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूं आंसर क्या होना चाहिए। आंसर होगा मेथेन। ठीक है, तो CH4 जो यानी मेथेन जो होता है, वो जितने एलिफेटिक यौगिक्स होते हैं उन सब का जन्मदाता होता है। ठीक है, यहीं पर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ये हाइड्रोकार्बन्स को बनाने का काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर, आपके पास टाइमिंग्स मेरे पास है ही, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए दोस्तों। और जल्दी जो है वो कोर्स आ रहा है, 17 नवंबर से कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। कंप्लीट कोर्स होगा वो आपका बायोलॉजी का, फिजिक्स का पहले आ चुका है, फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसका कोर्स वापस आएगा। तो डेफिनेटली दिन ब दिन ये चीजें जो है वो चलती जाएंगी। तो आप सभी प्लस कोर्स पर मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे कोड AMIRYT के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, फिर जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना सेशन को। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। आराम से, बहुत ही अच्छे से, ढंग से, सेफ होकर दिवाली मनाइए। डेफिनेटली हम आपसे मिलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।